Dear students, now we'll start discussing about the anatomy of flowering plants. It's a branch of botany that deals with the study of internal structure of plants and their organs. अगर हम किसी भी प्लांट्स को अंदर से ऑब्जर्व करें, सेक्शन काट करके ऑब्जर्व करें, तो हमें वहाँ पर टिश्यूज़ ऑब्जर्व होते हैं. Tissues are group of cells, those have the common origin and they perform usually a common function. दो तरह के टिश्यूज़ हमें प्लांट्स में ऑब्जर्व होते हैं. वेरी फर्स्ट थिंग इज मेरिस्टेमेटिक काइंड ऑफ टिश्यूज़, अनदर वन आर परमानेंट टिश्यूज़. मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जहाँ पर अवेलेबल हैं, दैट एरिया इज रेफर्ड एज मेरिस्टेम, और ये सेल्स इमेच्योर किस्म की होती हैं, अनडिफरेंशिएटेड किस्म की होती हैं और लगातार डिवाइड करती हैं. लेकिन परमानेंट टिश्यू की जो सेल्स होती हैं वो मैच्योर हैं, डिफरेंशिएटेड होती हैं, या तो टेम्परेली या परमानेंटली दे हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू डिवाइड. अगर हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ को माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर हमें एक लार्ज प्रोमिनेंट न्यूक्लियस देखने के लिए मिल रहा होता है, एंड वी फाउंड अ डेंस साइटोप्लाज्म इन देम. अलॉन्ग विद दैट, क्योंकि इन्हें कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं करना है एक्सेप्ट द डिवीजन, यहाँ पर हम देखते हैं कोई स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर नहीं होती हैं. इनमें वैक्यूल एब्सेंट हैं, अगर होंगी तो छोटी वैक्यूल देखने के लिए मिलती हैं. यहाँ पर रिजर्व फूड एब्सेंट है, समटाइम ऑल्सो रेफर्ड एज कि अर्गेस्टिक मटीरियल इन सेल्स के अंदर एब्सेंट होता है. दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म एज आई टोल्ड यू. इनमें प्लास्टिड भी एब्सेंट ही होते हैं. अगर प्लास्टिड अवेलेबल हैं तो वो प्रोप्लास्टिड के फॉर्म में हो सकते हैं. न्यूक्लियस लार्ज होने के साथ साथ एज दीज सेल्स आर कॉन्स्टेंटली डिवाइडिंग, सो यू मे फाइंड इन माइक्रोस्कोप दीज न्यूक्लियाई इन वेरियस स्टेजेस ऑफ माइटोसिस. अगर हम इनकी सेल्स की वॉल को ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर सेल वॉल सेलुलोज की बनी है, फ्लेक्सिबल किस्म की होती है और लगातार डिवाइड करना है, प्लेएबल है. सेकेंडरी सेल वॉल SCW यहाँ पर एब्सेंट होती है. अगर हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ को फर्दर क्लासीफाई करें, we can classify them on the basis of origin and development. We find three kind of pro-meristem, primary meristem and secondary meristem. लोकेशन के हिसाब से तीन तरह के हैं, एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल, according to function as told by Haberlin, protoderm, procambium and ground meristem. We have three kind of classifications of meristematic tissue. First we talk about as far as development is concerned, एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर जो मेरिस्टेम अवेलेबल है, जो सीड में मेरिस्टेम अवेलेबल है, विच फर्दर ड्यूरिंग जर्मिनेशन डेवलप्स एंड फॉर्म्स प्राइमरी मेरिस्टेम. प्राइमरी मेरिस्टेम आर ऑफ वेरियस टाइप. वी कैन फाइंड एपिकल मेरिस्टेम. एपिकल मेरिस्टेम इज ऑलवेज प्राइमरी काइंड ऑफ मेरिस्टेम. फर्दर आगे हम और भी कई तरह के प्राइमरी मेरिस्टेम अंडरस्टैंड करेंगे, स्टडी करेंगे. प्रोमेरिस्टेम ड्यूरिंग जर्मिनेशन प्राइमरी मेरिस्टेम को प्रोड्यूस करता है और यही प्राइमरी मेरिस्टेम आगे फर्दर डिवाइड करके प्राइमरी टिश्यूज़ को फॉर्म करता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर को बनाता है. जब रिक्वायरमेंट आती है तो ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ, फॉर एग्जांपल, यहाँ पर प्राइमरी परमानेंट टिश्यू सेकेंडरी मेरिस्टेम को फॉर्म करता है. सो आई कैन से प्राइमरी मेरिस्टेम से यहाँ पर प्राइमरी परमानेंट टिश्यू का फॉर्मेशन हुआ और प्राइमरी परमानेंट टिश्यू फर्दर एज फार एज रिक्वायरमेंट इज कंसर्न सेकेंडरी मेरिस्टेम में कन्वर्ट करता है और यही सेकेंडरी मेरिस्टेम बाद में सेकेंडरी काइंड ऑफ परमानेंट टिश्यूज़ का फॉर्मेशन कर रहा होता है, प्रोड्यूस करता है ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ. दिस फिनोमेना इज नोन एज रेफर्ड एज डिफरेंशिएशन. It is referred as de-differentiation, and with the sequence it is referred as re-differentiation. If we observe, इसी प्रोसेस के थ्रू प्लांट्स ग्रो करते हैं, अपने आप को मेंटेन करते हैं, डेवलप करते हैं. अगर हम लोकेशन के हिसाब से मेरिस्टेम को ऑब्जर्व करें तो जो एपेक्स पर अवेलेबल है, इट इज़ रेफर्ड एज एपिकल मेरिस्टेम. दो तरह के हैं, शूट एपिकल मेरिस्टेम और रूट एपिकल मेरिस्टेम. सैम और रैम दोनों के नाम से हम जानते हैं इन्हें. जब ये एपिकल मेरिस्टेम आगे की ओर बढ़ रहा होता है तो पीछे की ओर अपनी सेल्स को नोड पर छोड़ते हुए आगे जाता है. कुछ पार्ट इनका यहाँ पर एक्सिलरी बड बनाते हुए भी रह जाएगा, तो वो पार्ट एपिकल मेरिस्टेम का जो कि नोड पर रह गया, इट इज़ रेफर्ड एज इंटरकैलरी मेरिस्टेम. इन द केस ऑफ मिंट इट इज़ situated at the base of node, लेकिन
मोनोकॉट में ऑब्जर्व किया जाए तो ये बेस ऑफ इंटरनोड पर अवेलेबल है और साथ ही साथ ग्रासेस की लीफ बेस पर भी एग्जिस्ट करता है। अगर हम यहाँ पर देखें तो लोकेशन के हिसाब से वो मेरिस्टेम जो कि प्लांट के अंदर प्लांट टिश्यूज में साइड बाय साइड एग्जिस्ट करता है, इट इज़ रेफर्ड एज लेटरल मेरिस्टेम। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ से प्लांट का सेक्शन काट करके ऑब्जर्व करें, एक मैच्योर पार्ट से सेक्शन काट करके ऑब्जर्व किया जाए स्टेम को, से इट इज़ अ डाइकॉट स्टेम, तो हमें यहाँ पर लेटरली इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम ऑब्जर्व हो रही होती है। यहाँ पर इंटरफेसिकुलर कैम्बियम ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ भी बनेगी। Obviously, intrafascicular cambium is primary in origin, so it is a kind of primary lateral meristem. लेकिन interfascicular cambium क्योंकि secondary growth में यहाँ पर available permanent tissue से बनी है, तो interfascicular cambium is a kind of secondary lateral kind of meristem. Now, अगर हम एपिकल मेरिस्टेम की ऑर्गेनाइजेशन को ऑब्जर्व करेंगे तो वहाँ पर अवेलेबल साइजेस डिवाइड कर रही होती है। उनके स्ट्रक्चर को समझाने के लिए, एपिकल मेरिस्टेम को एक्सप्लेन कर देने के लिए कई थ्योरीज को प्रपोज किया गया। उनमें अगर हम रूट एपेक्स की स्ट्रक्चर की बात करें तो हैंस्टीन की दी हुई हिस्टोजन थ्योरी काफ़ी एक्सेप्टेबल है, लोग इसे मानते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, यहाँ पर रूट की एपेक्स पर 3 तरह के हिस्टोजन्स एग्जिस्ट करते हैं। वेरी फर्स्ट वन जो सबसे बाहर की ओर अवेलेबल है, इट इज़ रेफर्ड एज डर्मेटोजन। ये डेवलपमेंट के वक्त पीछे की ओर एपिडर्मिस का फॉर्मेशन करता है, या यूँ कह लीजिए ये एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का फॉर्मेशन करेगा। इसके ठीक अंदर की ओर जो ग्रीन से यहाँ पर मेंशन्ड है, ये पेरिब्लेम कहलाता है और पीछे की ओर यहाँ पर डिवाइड करते हुए ये लगातार फॉर्म करता रहता है कॉर्टेक्स का। सेंटर में जो पार्ट अवेलेबल है, ये पीछे की ओर डिवाइड करते हुए स्टील का फॉर्मेशन करता है, या यूँ कह लीजिए वेस्कुलर टिश्यूज़ का फॉर्मेशन करता है। लेकिन जब हम इसे एक मोनोकॉट रूट में ऑब्जर्व करते हैं तो मोनोकॉट रूट में हमें एक और हिस्टोजन देखने के लिए मिलता है नोन एज कैलिप्ट्रोजन, जो कि सबसे बाहर की ओर अवेलेबल इस डर्मेटोजन और रूट कैप के बीच में देखने के लिए मिल रहा होता है। ये कैलिप्ट्रोजन लगातार डिवाइड करके यहाँ पर रूट कैप का फॉर्मेशन करता है, या कह लीजिए रूट कैप को सस्टेन करता है। कुछ केसेस में, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें मेज़ के रूट के टिप की, तो हमें कुछ ऐसी सेल्स भी यहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं जो डिवाइड नहीं करती। दीज सेल्स फॉर्म्स द क्विसेंट सेंटर, क्योंकि ये आधे चांद की तरह होता है, दैट्स व्हाई आल्सो रेफर्ड एज क्विसेंटिक सेंटर। यहाँ पर अवेलेबल सेल्स डिवाइड नहीं करती। अब मेरिस्टेम में अवेलेबल सेल्स डिवाइड नहीं करती हैं, इट मीन क्या वो मेरिस्टेम नहीं है? और डेफिनेटली वहाँ पर अवेलेबल सेल ये इसी का पार्ट है। जब आसपास की सेल्स खत्म हो जाएंगी तो क्विसेंट सेंटर की सेल्स डिवाइड करके उस लॉस को रिप्लेनिश करने का काम कर रही होती है। अगर हम ऑब्जर्व करें तो हम कह सकते हैं कि डाइकॉट रूट के अंदर हमें 3 हिस्टोजन देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन मोनोकॉट रूट में 4 हिस्टोजन्स क्लियरली ऑब्जर्व होते हैं। ये जो थ्योरी थी ये रूट के लिए एक्सेप्टेबल थी, तो स्टेम के लिए क्या? स्टेम में हमें 3 इस तरह की लेयर्स ऑब्जर्व नहीं होती हैं, वहाँ पर तो हमें 2 तरह की सेल्स ऑब्जर्व हो रही होती हैं। सबसे बाहर की ओर तो ट्यूनिका की एक लेयर है जो लगातार पीछे की ओर डिवाइड करके एपिडर्मिस का फॉर्मेशन करेगी, और बाकी जो टिश्यू यहाँ पर अवेलेबल है रेफर्ड एज कॉर्टेक्स, ये यहाँ पर अवेलेबल ग्राउंड टिश्यू सिस्टम कॉर्टेक्स वगैरह और वेस्कुलर टिश्यू जाइलम फ्लोएम का फॉर्मेशन कर रहा होता है। दिस थ्योरी इज वेल एक्सेप्टेबल फॉर शूट एपेक्स, इट वाज गिवन बाय श्मिट। अगर हम एपिकल मेरिस्टेम को उसके फंक्शन के हिसाब से ऑब्जर्व करें, जैसा कि हमारे हेवलैंड साहब कहते हैं, यहाँ पर हमें 3 तरह की सेल्स देखने के लिए मिलती हैं। एक तो प्रोटोडर्म की सेल्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। हम प्रीवियस एक्सप्लेनेशन में जिसे हम लोगों ने डर्मेटोजन कहा, या यूँ कह लीजिए जैसे हम लोगों ने ट्यूनिका कहा, इसके बारे में बात यहाँ पर चल रही है। ये प्रोटोडर्म की सेल्स जो होती हैं ये डिवाइड करके पीछे की और एपिडर्मिस का फॉर्मेशन कर रही होती हैं। उस पर अवेलेबल ट्राइकोम, रूट हेयर, शूट हेयर भी इसी से प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। लेफ्ट ओवर पार्ट में अगर देखा जाए तो यहाँ पर प्रोकैम्बियम अवेलेबल है जो जाइलम फ्लोएम के फॉर्मेशन से कंसर्न है। बाकी रिमेनिंग जो मेरिस्टेम का पार्ट है ये डिवाइड करके रिमेनिंग पार्ट यानी कि ग्राउंड टिश्यू सिस्टम कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल पिथ और पिथरेस का फॉर्मेशन कर रहा होता है। हम अगर ऑब्जर्व करें
तो यहाँ पर कॉर्टेक्स, इन द केस ऑफ जब मैं स्टेम कहता हूँ तो वहाँ पर हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स और एनाडर्मिस तीनों पार्ट इंक्लूसिव होते हैं, और जब हम कहते हैं रूट तो वहाँ पर जनरल कॉर्टेक्स और एनाडर्मिस ही यहाँ पर इंक्लूसिव है, हाइपोडर्मिस रूट में एब्सेंट होती है. सो व्हेन वी यूज वर्ड द कॉर्टेक्स इन द केस ऑफ डाइकॉट स्टेम, इट इज़ 3 पार्ट जस्ट इन रूट. हाइपोडर्मिस जो होगी वो हमें ऑब्जर्व नहीं होने वाली. इफ़ यू ऑब्जर्व द permanent tissues are of 2 types: simple permanent tissues and complex permanent kind of tissues. Simple tissues are those जिन्हें कि हम माइक्रोस्कोप में देखें और सारी की सारी सेल्स हमें एक जैसी ही नज़र आती हों. Complex permanent tissues, दे आर हेट्रोजिनस, और यहाँ पर अवेलेबल सेल्स अलग अलग तरह की हमें ऑब्जर्व हो रही होती हैं. फर्स्ट वी टॉक अबाउट द सिंपल काइंड ऑफ परमानेंट टिश्यूज, एंड फर्स्ट थिंग इन द सीरीज इज पेरेन्काइमेटस टिश्यू, और वी कैन जस्ट से पेरेन्काइमा. पेरेन्काइमा की सेल्स सॉफ्ट काइंड ऑफ टिश्यूज से मिलकर के यहाँ पर हमें कई सारे स्ट्रक्चर्स प्लांट में देखने के लिए मिलती हैं. अगर हम पूरी प्राइमरी स्ट्रक्चर को देखें प्लांट के अंदर तो मेनली वो पेरेन्काइमा की ही बनी हुई होती हैं. पेरेन्काइमा की सेल्स फिजियोलॉजिकली और मॉर्फोलॉजिकली दे आर नॉट डिफ्रेंशिएटेड. जहाँ पर अवेलेबल हैं उस प्लांट पार्ट के हिसाब से ये अपने आप को मॉडिफाई कर लेती हैं. सो अगर ये एक लीफ में अवेलेबल हैं तो अपने अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रोड्यूस कर लेंगी, क्लोरेन्काइमा कहलाएंगी, और वहाँ पर फोटोसिंथेसिस का काम करती हैं एज एन मेसोफिल ऑफ लीव्स. अगर ये एक हाइड्रोफाइट के अंदर अवेलेबल है, अगेन वहाँ पर एयर स्पेस, एयर चैम्बर्स वहाँ पर क्रिएट होंगे और बयान्सी प्रोवाइड कर रही होती है हाइड्रोफाइट्स के अंदर. अगर हम यहाँ पर ऑब्जर्व करें तो ये इन द केस ऑफ पेरिसाइकिल ऑफ रूट, यहाँ पर वॉल थिक हो जाती है बिकॉज ऑफ डिपोजिशन इन सेल वॉल, और ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रही होती है. इसके अलावा लीफ बेस, अगर हम एक बनाना के स्टेम को देखें, हालांकि ये सूडो स्टेम है, ट्रू स्टेम तो वहाँ पर राइजोम होता है, वहाँ पर हम देखें तो लीफ बेस है, और उस लीफ बेस में जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है जो कि ह्यूज लीव्स को अपने ऊपर होल्ड कर सकता है, ये जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है ये स्टिलेट पेरेन्काइमा की वजह से हमें देखने के लिए मिलती है. और सेकुलेंट प्लांट जो कि ज़ेरोफाइटिक हैबिट के होते हैं उनमें वाटर के स्टोरेज के लिए म्यूसिलेज पेरेन्काइमा के फॉर्म में भी अवेलेबल है. अगर हम देखें तो पेरेन्काइमा एक ऐसा टिश्यू है जो कि लिविंग है, जस्ट लाइक पेरेन्काइमा भी लिविंग है और ये भी लिविंग है, लेकिन ये लिविंग मैकेनिकल टिश्यू है. प्लांट्स में अगर ऑब्जर्व किया जाए तो डाइकॉट प्लांट जब ग्रीन होते हैं, स्टेम को हम ऑब्जर्व करें तो उनकी हाइपोडर्मिस के अंदर हमें ये ऑब्जर्व हो रही होती हैं. इन द केस ऑफ कुकुरबिटा स्टेम हम देखें तो पैचेस में वहाँ पर अवेलेबल हैं, लेकिन यूजुअली इन डाइकॉट स्टेम, यंग डाइकॉट स्टेम या ग्रीन डाइकॉट स्टेम के अंदर ये एक होमोजेनस, एक रेगुलर लेयर के फॉर्म में अवेलेबल होती हैं. जितनी भी हमारे पास सेल्स अवेलेबल हैं, ये सेल्स जो हैं वो इलोंगेटेड किस्म की होती हैं, और अगर हम इन इलोंगेटेड सेल्स को जो कि एक दूसरे के साथ अवेलेबल हैं, इनका TS कट करके माइक्रोस्कोप में अगर हम ऑब्जर्व करें तो दीज सेल्स आर ऑलवेज इलोंगेटेड. लेकिन पेरेन्काइमा की सेल्स जो हैं वो आइसोडायमेट्रिक हो सकती हैं, ओवल हो सकती हैं, स्फेरिकल हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पर सेल इलोंगेटेड किस्म की होती हैं. पर हाँ, सेक्शन काटने पर सेक्शन में हमें ये पॉलीगोनल नज़र आती हैं. यूजुअली दे मे बी ओवल, दे मे बी स्फेरिकल, बट ऑलवेज रिमेंबर दे आर ऑलवेज इलोंगेटेड काइंड ऑफ सेल्स. Sometime, as I told you, in young dicot stem, those appear green. Why they are green? Because the collenchyma, which is in the hypodermis of the stem, have chloroplast in them. So यहाँ पर हम देखें तो ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड कर रही है प्लेबिलिटी के साथ, और क्योंकि इनमें क्लोरोप्लास्ट अवेलेबल है तो ये फोटोसिंथेसिस भी करती है. तो बायोलॉजिकल और मैकेनिकल दोनों तरह के फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है. अगर हम इनकी सेल्स को ऑब्जर्व करें तो इनके बीच में, इन सेल्स के बीच में किसी भी तरह का इंटरसेलुलर स्पेस हमें देखने के लिए नहीं मिलता है, कॉम्पैक्टली अरेंज हैं, और इनके कॉर्नर्स पर हमें लोकलाइज्ड डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज, सेमीसेलुलोज एंड पेक्टिन देखने के लिए मिलता है. और सेंटर में एक लार्ज वैक्यूल ऑब्जर्व होती है एज द प्लांट सेल. सो वी कैन से इट्स अ लिविंग मैकेनिकल टिश्यू प्रेजेंट इन हाइपोडर्मिस ऑफ स्टेम, प्रोवाइडिंग मैकेनिकल स्ट्रेंथ अलॉन्ग विथ इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस फूड. सो एसिमुलेटरी भी है और मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करती हैं. Now we talk about the sclerenchymatous tissue, which is a dead kind of simple kind of tissue. अगर हम टिश्यू को ऑब्जर्व करें, हमने कहा कि दे आर फंडामेंटली सिमिलर काइंड ऑफ सेल्स. अगर हम फॉर्म, स्ट्रक्चर, ऑरिजिन एंड डेवलपमेंट के हिसाब से
स्क्लेरेंकाइमा की सेल्स को ऑब्जर्व करें तो हमें दो तरह की देखने के लिए मिलती हैं। बेसिक डिज़ाइन में इनमें सिमिलैरिटी है, हाँ इनकी शेप में हमें डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। अगर हम ऑब्जर्व करें फाइबर को तो फाइबर एक इलोंगेटेड सेल है जिसकी वॉल पर लिग्निन का डिपोजिशन हो जाता है। जिन एरियाज में डिपोजिशन नहीं हुआ है दिस एरिया आर नोन एज पिट्स, और बिकॉज ऑफ डिपोजिशन सेंटर में एक बहुत नैरो ल्यूमन हमें ऑब्जर्व हो रही होती है। सो अगर हम स्केड्स के अंदर ऑब्जर्व करें तो लगभग वही बात यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी एक नैरो ल्यूमन है और हाईली थिकन्ड वॉल ऑब्जर्व होती है। पेट्स भी यहाँ पर अवेलेबल हैं, लेकिन लिग्निन के डिपोजिशन की वजह से इन दोनों के अंदर ही जो प्रोटोप्लाज्म था वो डिग्रेड हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। इन द केस ऑफ फाइबर ये हमें जाइलम फाइबर, फ्लोएम फाइबर के फॉर्म में मिलेंगे आगे देखने के लिए। अगर हम स्केड्स को ऑब्जर्व करें, दी सेल्स again of usually they are spherical but they can be oval or cylindrical in their shape, और अगर उनकी एग्जिस्टेंस की बात करें they are found in fruit wall of nuts which is again leathery and hard, in the pulp of guava, pear and sapota. सपोटा मीन चीकू, चीकू में जो ग्रिटीनेस है उसके पल्प के अंदर इट इज़ मेनली बिकॉज ऑफ एग्रीगेशन ऑफ दीज स्केड्स। इसके अलावा दालों का जो सीड कोट है, लेग्यूम का जो सीड कोट है, यू नो ड्राइड सीड ऑफ एनी लेग्यूम इज़ वेरी वेरी हार्ड, राजमा फॉर एग्जांपल, ये जो हार्डनेस है सीड कोट के अंदर ये भी स्केड्स की वजह से ही होती है। इसके अलावा इन द केस ऑफ टी जो लीफ होती हैं उनमें भी हमें स्केड ऑब्जर्व हो रही होती हैं। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स काइंड ऑफ परमानेंट टिश्यूज़ के बारे में। अगर हम डेवलपमेंट की बात करें, द ड्यू कोर्स ऑफ डेवलपमेंट जब प्राइमरी ग्रोथ प्लांट में होती है, ये रहा प्लांट का एपिकल मेरिस्टेम, ये एपिकल मेरिस्टेम जब डिवाइड करते हुए आगे बढ़ रहा होता है तो पीछे की ओर ये प्राइमरी परमानेंट टिश्यूज़ का फॉर्मेशन करता है। और एपिकल मेरिस्टेम में हमने कहा था कि वो सेल्स जो कि जाइलम फ्लोएम के फॉर्मेशन से कंसर्न है दे आर रेफर्ड एज प्रोकैम्बियम। ऑब्वियसली प्राइमरी मेरिस्टेम ही है, ये सेल्स डिवाइड करती हैं और यहाँ पर जाइलम फ्लोएम का फॉर्मेशन करती हैं। फिनोमेना इज नोन एज डिफरेंशिएशन, पर क्योंकि वेस्कुलर टिश्यू बना है यू कैन ऑल्सो रेफर इट एज वेस्कुलराइजेशन। और जो जाइलम फ्लोएम यहाँ पर बन रहे होते हैं दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू स्टेट्स और टू फॉर्म्स। अगर जाइलम की बात करें तो प्रोटोजाइलम, इसमें हमें नैरो वेसल्स ऑब्जर्व होती हैं, और मेटाजाइलम जिसमें कि हमें ब्रॉड वेसल्स ऑब्जर्व होती हैं। फ्लोएम के केस के अंदर प्रोटोफ्लोएम एंड मेटाफ्लोएम। अगेन इन द केस ऑफ प्रोटोफ्लोएम वी हैव नैरो सीव ट्यूब्स एंड मेटाफ्लोएम के केस के अंदर हमें यहाँ पर ब्रॉड सीव ट्यूब्स ऑब्जर्व होती हैं। जाइलम का फॉर्मेशन, फ्लोएम का फॉर्मेशन सेकेंडरी ग्रोथ में भी होता है, वहाँ पर बनने वाले इन जाइलम और फ्लोएम में ये डिस्टिंक्शन ऑब्जर्व नहीं होता है। अगर हम एक जाइलम को ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर कुछ लिविंग और डेड टिश्यूज़ अवेलेबल हैं। प्राइमरीली हम देखें तो जाइलम एक डेड कॉम्प्लेक्स टिश्यू है क्योंकि ट्रैकिड्स, वेसल्स और फाइबर आर डेड। ओनली वन लिविंग कंपोनेंट दैट इज जाइलम पेरेन्काइमा इज प्रेजेंट ओवर हियर। अगर हम ट्रैकिड्स को ऑब्जर्व करें जो कि शायद सबसे पहले इवॉल्व हुआ कंपोनेंट है जाइलम का, ये टेरिडोफाइट से लेकर के हमें फ्लावरिंग प्लांट्स तक देखने के लिए मिल जाएगा। अगर हम इन सेल्स को ऑब्जर्व करें दे आर क्वाइट एलोंगेटेड सेल्स जस्ट लाइक फाइबर। इनकी जो लेटरल वॉल है वहाँ पर हमें सिंपल पिट्स ऑब्जर्व हो रहे होते हैं, दे हैव अ लिग्निफाइड वॉल। और जो ऑब्लिक एंड वॉल है, इस ऑब्लिक एंड वॉल पर हमें कुछ पिट्स देखने के लिए मिलते हैं। सो आई कैन से दिस ऑब्लिक एंड वॉल और द क्रॉस वॉल इज इम्परफोरेटेड बट पिटेड, मीन्स यहाँ बहुत सारे पोर्स नहीं होते हैं, कुछ वेरी फ्यू पिट्स हमें यहाँ पर ऑब्जर्व होते हैं एंड दीज पिट्स आर बॉर्डर्ड पिट्स एक्चुअली। नेक्स्ट थिंग इज वेसल्स। वेसल एलिमेंट से मिलकर के बनी है, विच इज यू आर ऑब्जर्विंग इट इज द काइंड ऑफ वेसल एलिमेंट। ऐसे कई सारे वेसल एलिमेंट एक दूसरे के ऊपर जुड़ करके एक डेड सिंसाइट का फॉर्मेशन करते हैं और एक यहाँ पर हमें वेसल देखने के लिए मिल रही होती है। इफ आई ऑब्जर्व अ वेसल इज कंसिस्ट ऑफ मैनी वेसल एलिमेंट्स, और इन एलिमेंट्स की जो एंड वॉल है उस पर हमें
पोर ऑब्जर्व हो रहे होते हैं। लेटरल वॉल पर भी हमें पोर सिंपल काइंड ऑफ और एंड वॉल पर भी हमें सिंपल काइंड ऑफ पोर ही ऑब्जर्व होते हैं और यहाँ पर वाटर मिनरल का कंडक्शन हो रहा होता है। एज यू नो, ट्रैकेट्स एंड वेसल्स are performing the main function of xylem. They are conducting water and mineral from root to the leaves. अगर हम ऑब्जर्व करें तो वेसल्स जो हैं वो एंजियोस्पर्म में देखने के लिए मिलती हैं। ये एंजियोस्पर्म का एक करेक्टरिस्टिक फीचर है। वेरी फ्यू एक्सेप्शनल जिम्नोस्पर्म नोन है हमें जिनमें कि हमें वेसल्स देखने के लिए मिलती हैं। वेसल्स एक डेड सिंसाइट है। दूसरी ओर अगर हम देखें तो हमारे पास जाइलम फाइबर भी अवेलेबल है, हम इन्हें वुड फाइबर भी कह सकते हैं। दीज फाइबर्स आर ऑफ टू टाइप, सेप्टेट एंड एसेप्टेट। दे आर found along with the lines of vessels providing the mechanical strength. They have very narrow lumen, fiber की तरह ही होते हैं। They have very narrow lumen, so we can say obliterated. Obliterated mean not clearly visible under the field of microscope. They are abundantly available in secondary xylem. After secondary growth, they are abundantly available in the wood. और अगर हम जिम्नोस्पर्म को ऑब्जर्व करें तो उनकी वुड के अंदर जो सॉफ्ट नेचर की होती हैं, तो जिम्नोस्पर्म की वुड के अंदर हमें फाइबर ऑब्जर्व नहीं होते और इसी वजह से वो सॉफ्ट किस्म की होती है और कार्विंग उस पर आसान होती है। जाइलम पैरेन्काइमा जहाँ पर 3 पार्ट अवेलेबल नहीं है, बीच का जो वेकेंट एरिया है, इट इज फिल्ड विथ पैरेन्काइमेटस टिश्यू नोन एज जाइलम पैरेन्काइमा। इनका मेजर फंक्शन स्टोरेज से कंसर्न होता है। अब हम बात करते हैं फ्लोएम के बारे में। अगर हम फ्लोएम को देखें तो फ्लोएम के पास मेनली यहाँ पर 3 कंपोनेंट अवेलेबल हैं। फ्लोएम फाइबर सेकेंडरी किस्म के फ्लोएम में मिलता है, जिन्हें बास्ट फाइबर भी कह देते हैं। अगर हम यहाँ पर ऑब्जर्व करें तो सीव ट्यूब एलिमेंट से मिलकर के बना हुआ यहाँ पर सीव ट्यूब्स अवेलेबल है। ये सीव ट्यूब एलिमेंट अपनी लेटरल वॉल पर प्रोटोप्लाज्म को लिए हुए हैं। इट मीन दे आर लिविंग काइंड ऑफ, दे आर लिविंग इन नेचर। और बीच में एक लार्ज वैक्यूल अवेलेबल है। जब डेवलपमेंट हुआ होगा तो एक्चुअली इनके साइड में अवेलेबल जो कंपेनियन सेल है, ये कंपेनियन सेल इस सीव ट्यूब एलिमेंट के साथ ही डेवलप हुई। दैट्स व्हाई कंपेनियन सेल एंड सीव ट्यूब एलिमेंट्स आर सिस्टर सेल्स टू ईच अदर। लेकिन सीव ट्यूब एलिमेंट प्रोटोप्लाज्म है, लिविंग तो हैं, पर क्योंकि न्यूक्लियस नहीं है तो वी कैन से दे आर इन्यूक्लिएटेड। सभी के सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सभी के साइटोप्लाज्म एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। सो वी कैन से सीव ट्यूब्स आर लिविंग सिंसाइट, वेसल्स आर डेड सिंसाइट, दे आर लिविंग सिंसाइट। पर न्यूक्लियस नहीं है तो कंट्रोल कौन करे? तो यहाँ पर अवेलेबल जो कंपेनियन सेल्स हैं वो कई सारे प्लाज्मोडेस्माटा लाइक पिट फील्ड्स के थ्रू इससे इंटरकनेक्टेड रहती है और रेगुलेट कर रही होती है। कंपेनियन सेल्स यूँ अगर देखा जाए तो फ्लोएम पैरेन्काइमा की तरह ही होती है, जो कि अगेन स्टोरेज से कंसर्न है और न्यूट्रन के रेडियल कंडक्शन से भी कंसर्न होती हैं। अगर हम सीव ट्यूब एलिमेंट्स को ऑब्जर्व करें तो इनके अंदर हमें पी प्रोटीन भी देखने के लिए मिलता है, जो कि डैमेज के वक्त हीलिंग से कंसर्न है। इसके अलावा जब डैमेज होता है, से फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई डैमेज होता है, कोई कट लगता है, या से फॉर एग्जांपल ऑटम के सीज़न के अंदर लीफ फॉल हो गया, ज़्यादा फूड का फॉर्मेशन लीफ में नहीं हुआ, तो कंडक्शन नहीं करना है, कुछ हमें एलिमेंट्स बंद करने पड़ेंगे, तो उस केस में यहाँ पर कैलोस का बीटा-1,3 ग्लूकन का डिपोजिशन करके ये अपने इस सीव पोर्स को बंद कर देती है ताकि इसके फंक्शन के लिए एनर्जी खर्च करने की रिक्वायरमेंट ना रहे। जैसे स्प्रिंग आएगा, कैलेस का सिक्रेशन होगा और ये सारे के सारे पोर वापस से ओपन हो जाते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि हमारे पास यहाँ पर सिर्फ एक ही डेड कंपोनेंट अवेलेबल है, वो है फ्लोएम फाइबर। अगेन याद रखें, मैंने कहा कि ये प्राइमरी फ्लोएम के अंदर प्रेजेंट नहीं होते हैं, वहाँ पर एब्सेंट हैं। दे आर रेफर्ड एज बास्ट फाइबर्स, सो इन बास्ट मीन द सेकेंडरी फ्लोएम वहाँ पर ही अवेलेबल हैं। अगेन व्हेन दे आर प्रेजेंट on the side of sieve elements, they provide mechanical strength to these sieve tube elements. फ्लोएम पैरेन्काइमा स्टोरेज से कंसर्न है। इसके अलावा ये जब सेकेंडरी ग्रोथ हो जाएगी तो रेडियल कंडक्शन और न्यूट्रिशन भी कर रही होती हैं और स्टोरेज का मेजर फंक्शन परफॉर्म करती हैं। लेकिन अगर हम मोनोकॉट को ऑब्जर्व करें तो प्राइमरी फ्लोएम में वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 तरह के कंपोनेंट हैं, एक तो कंपेनियन सेल और दूसरा सीव ट्यूब। वहाँ पर हमें पैरेन्काइमा भी ऑब्जर्व नहीं होती हैं।
अगर हम पूरे प्लांट को ऑब्जर्व करें तो प्लांट में टिश्यूज़ को हम 3 तरह के टिश्यू सिस्टम में क्लासीफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू वॉन सैक। जो सबसे बाहर की ओर अवेलेबल है, जस्ट लाइक आवर स्किन, सबसे बाहर की ओर एपिडर्मल या डर्मल टिश्यू सिस्टम अवेलेबल होता है। इन द केस ऑफ रूट वी से एपिब्लेमा और एपिडर्मिस, इन द केस ऑफ लीफ अगेन एपिडर्मिस एंड द स्टेम एपिडर्मिस। इनके ऊपर जो स्ट्रक्चर्स अवेलेबल हैं, चाहे वो शूट हेयर हो, रूट हेयर हो या लीफ और यंग स्टेम पर अवेलेबल स्टोमेटा ही क्यों ना हो, ये सभी इस एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का ही पार्ट माने जाते हैं। इसके अलावा सेंटर में जो स्ट्रक्चर अवेलेबल है, जो वेस्कुलर टिश्यू है जाइलम और फ्लोएम, इट इज़ रेफर्ड एज वेस्कुलर और कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम। इन दोनों के अलावा ईटीएस और वीटीएस के अलावा जो कुछ भी लेफ्ट ओवर है, हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स, एनोडर्मिस, पेरिसाइकल, पिथ, मेडुलरी रेज, कंजंक्टिव टिश्यू, अगर हम रूट की बात करें तो ये सभी ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का पार्ट होते हैं। फर्स्ट वी टॉक अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ जाइलम एंड देन वी डिस्कस अबाउट द वेस्कुलर बंडल। अगर हम जाइलम के डेवलपमेंट को ऑब्जर्व करें, जो कि हमने देखा कि एपिकल मेरिस्टेम से हो रहा होता है, इफ़ यू सी, जैसे कि आप लोगों ने ऑब्जर्व किया था कि सबसे ऊपर एपेक्स पर एपिकल मेरिस्टेम था और उसमें प्रोकैम्बियम थी और डिवाइड करके उसने पीछे की और यहाँ पर जाइलम का फॉर्मेशन किया। लेकिन जब डेवलपमेंट हो रहा होता है प्राइमरी जाइलम का, तो प्रोटो और मेटा का जो ओरिएंटेशन है, प्रोटो पहले बनता है, मेटा बाद में बन रहा होता है। इन द ड्यू कोर्स ऑफ डेवलपमेंट अगर प्रोटोजाइलम सेंटर की ओर है और नया या मेटाजाइलम कह लीजिए बाद में बाहर की ओर बन रहा होता है, सो आई कैन से इफ प्रोटोजाइलम इज टुवर्ड द सेंटर एंड मेटाजाइलम जो कि बाद में बनता है वो पेरिफेरी पर लोकेटेड है, बाहर की ओर बन रहा है, डेवलपमेंट इज नोन एज सेंट्रीफ्यूगल एंड सच काइंड ऑफ जाइलम इज नोन एज एंडार्कजाइलम। एंडार्कजाइलम हमें स्टेम्स में ऑब्जर्व होगा। इसका जस्ट अपोजिट हम देखें, अगर इन द ड्यू कोर्स ऑफ डेवलपमेंट प्रोटोजाइलम पेरिफेरी पर हो और नया बाद में बनने वाला जो मेटाजाइलम है वो सेंटर की ओर बने, सच काइंड ऑफ डेवलपमेंट इज नोन एज सेंट्रीपिटल डेवलपमेंट एंड जाइलम इज रेफर्ड एज एक्सा काइंड ऑफ जाइलम। लेकिन कुछ प्लांट्स के अंदर, फॉर एग्जांपल इन द केस ऑफ स्टेम ऑफ फर्न विच इज राइजोम, ऑब्वियसली वहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल दोनों ही तरह का डेवलपमेंट हो रहा होता है। सो आई कैन से हमें वहाँ पर मीज़ार्क काइंड ऑफ जाइलम ऑब्जर्व होता है। नाउ वी टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ वेस्कुलर बंडल्स। वेस्कुलर बंडल्स आर ऑफ 3 टाइप्स। फर्स्ट वी कंसिडर अबाउट द रेडियल वेस्कुलर बंडल। अगर जाइलम और फ्लोएम अलग अलग रेडियस पर हों, ये रहा जाइलम, ये रहा फ्लोएम, अलग अलग रेडियस पर अगर अवेलेबल हैं, सच काइंड ऑफ वेस्कुलर बंडल्स आर रेफर्ड एज रेडियल वेस्कुलर बंडल विच आर ऑब्जर्व्ड इन मोस्ट ऑफ द रूट्स। बट इन एक्सेप्शन radish, carrot, turnip and sugar beet, we found vascular bundles as conjoint and collateral. Conjoint collateral vascular bundles or conjoint vascular bundles as we say are of 2 types, conjoint collateral and conjoint bicollateral. In conjoint kind of vascular bundle, xylem and phloem are present on a single radii, एक ही रेडियस पर अवेलेबल होते हैं। Conjoint collateral अगेन 2 तरह के हैं, ओपन और क्लोज। इन द केस ऑफ ओपन conjoint collateral kind of vascular bundle, xylem और phloem के बीच में कैम्बियम प्रेजेंट होती है। इट मीन दे कैन परफॉर्म सेकेंडरी ग्रोथ, दे आर ओपन फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। ऑन द अदर साइड अगर हम xylem और phloem के बीच में ऑब्जर्व करें, कैम्बियम नहीं है, इट इज रेफर्ड एज क्लोज्ड काइंड ऑफ vascular bundle. Conjoint collateral open vascular bundles are observed in the stem of dicot and stem of gymnosperms. लेकिन जो conjoint collateral closed vascular bundles हैं, they are observed in monocot stems and leaves of angiosperms. Conjoint bicollateral are observed in the members of family Cucurbitaceae and Solanaceae and some members of Apocynaceae. But I can say in the member of Cucurbitaceae, cucurbit का सेक्शन काट करके देखें तो हम पाते हैं कि वहाँ पर जाइलम के दोनों और फ्लोएम की अवेलेबिलिटी है। यहाँ पर आउटर फ्लोएम और जाइलम के बीच में जो कैम्बियम है नोन एज आउटर कैम्बियम विच इज़ एक्टिव, और जाइलम और इनर फ्लोएम के बीच में एक इनर कैम्बियम होती है। ये हमेशा ओपन किस्म के ही होते हैं। तो conjoint bicollateral is always open, no need not to mention open or close, they are always open.
ऑन द अदर साइड अगर जाइलम फ्लोएम से घिरा हुआ हो या फ्लोएम जाइलम से घिरा हुआ हो, such kind of vascular bundles are referred as concentric kind of vascular bundle. Xylem is referred as headrome also. हेड्रोम कह करके भी हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फ्लोएम को लेप्टोम कह के भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सेंटर में अगर जाइलम है, बाहर की ओर फ्लोएम है, तो इट इज़ रेफर्ड एज हेड्रोसेंट्रिक और एम्फीक्राइबल. और अगर सेंटर में फ्लोएम है और बाहर की ओर जाइलम है, vessels are in xylem, so we can say it is amphivessel or leptocentric. Amphicrybal are found in stem of ferns, rhizome of ferns, और यक्का और ड्रेसिना के स्टेम के अंदर हमें एम्फीवेसल या लेप्टोसेंट्रिक किस्म के वेस्कुलर बंडल्स ऑब्जर्व होते हैं. नाउ वी मूव टुवर्ड द प्राइमरी स्ट्रक्चर. अगर हम इन सभी टिश्यू सिस्टम्स को मिलाकर के देखें तो हमारे सामने प्लांट बॉडी आती है. First, we take into account about the structure of stem. First, dicot stem and monocot stem. Let's us compare them. अगर हम देखें तो दोनों में बाहर की ओर हमें एपिडर्मिस देखने के लिए मिलती है. इन द केस ऑफ डाइकॉट स्टेम हमें मल्टीपल सेल से मिलकर के बने हुए मल्टीसेलुलर शूट हेयर या ट्राइकोम्स देखने के लिए मिलते हैं. लेकिन यहाँ पर मोनोकॉट में बाहर की ओर एक सिंगल सेल से बनी हुई थिन एपिडर्मिस तो अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पर हमें शूट हेयर देखने के लिए नहीं मिलते हैं. सबसे बाहर की ओर यहाँ पर क्यूटिकल है जो कि थिक किस्म की होती है. यहाँ पर थिन क्यूटिकल अवेलेबल है. स्टेम हेयर वाटर लॉस को कम करने की कोशिश करते हैं. अंदर की ओर देखा जाए तो यहाँ पर हाइपोडर्मिस अवेलेबल होती है जो कि कोलेनकाइमा की बनी होती है, और उसके ठीक अंदर की ओर जनरल कॉर्टेक्स यहाँ पर अवेलेबल है. मैच्योरिटी आ जाने पर अगर देखा जाए, हम यहाँ पर सनफ्लावर स्टेम की बात कर रहे हैं, तो म्यूसिलेज कैनाल या रेजिन डक्ट का भी फॉर्मेशन हो जाता है. लेकिन यहाँ पर मोनोकॉट स्टेम में ऐसा कोई डिस्टिंक्शन हमें ऑब्जर्व नहीं होता. तो हम कह सकते हैं कि ग्राउंड टिश्यू सिस्टम in the case of dicot stem is well differentiated, whereas in the case of monocot stem हमें ऐसा देखने के लिए नहीं मिलता. यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हाइपोडर्मिस हमें स्क्लेरेन्काइमा की देखने के लिए मिल जाती है. उसके बाद कोई जनरल कॉर्टेक्स या एंडोडर्मिस या पेरिसाइकल का ऐसा डिस्टिंक्शन हमें ऑब्जर्व नहीं होता है. यहाँ पर हम अंदर की ओर देखें तो वेस्कुलर बंडल्स हमें एक रिंग में ऑब्जर्व होते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे बाहर की ओर एपिडर्मिस, देन हाइपोडर्मिस, देन जनरल कॉर्टेक्स एंड सबसे अंदर की ओर एंडोडर्मिस या स्टार्च शीथ अवेलेबल है. इसमें स्टार्च का डिपोजिशन हो रहा होता है. अंदर की ओर देखा जाए तो हमें वेस्कुलर बंडल की रिंग देखने के लिए मिलती है. अगर मैग्नीफाई करके हम देखें इसको, तो जहाँ पर वेस्कुलर बंडल अवेलेबल है वहाँ पर एंडोडर्मिस के ठीक अंदर की ओर यहाँ पर पेरिसाइकल अवेलेबल है. वेस्कुलर बंडल के ऊपर ये एक बास्ट कैप के फॉर्म में, हार्ड बास्ट के फॉर्म में अवेलेबल है जो कि स्क्लेरेन्काइमा की बनी होती है. और वेस्कुलर बंडल जहाँ पर नहीं है, मेडुलरी रेज जहाँ पर अवेलेबल हैं, वहाँ पर ये पेरेन्काइमा की बनी है. सेकंड से हेट्रोजेनस इन नेचर है पेरिसाइकल. अंदर की ओर वेस्कुलर बंडल को देखा जाए, सबसे बाहर की ओर फ्लोएम है, फिर कैम्बियम, अंदर की ओर जाइलम. सबसे अंदर की ओर तो ये प्रोटोजाइलम यहाँ पर अवेलेबल है और बाहर की ओर मेटाजाइलम की एग्जिस्टेंस है. तो वी कैन से कॉन्जॉइंट कोलेटरल ओपन. वाई ओपन? कैम्बियम की अवेलेबिलिटी है. ये इंट्राफेस्कुलर कैम्बियम यहाँ पर अवेलेबल है. कॉन्जॉइंट कोलेटरल ओपन एंड एंडार्क वेस्कुलर बंडल आर अवेलेबल. एट सेंटर वी कैन ऑब्जर्व पिथ भी यहाँ पर अवेलेबल होती है. लेकिन मोनोकॉट के केस में हमें ऐसा वेल डिफरेंशिएटेड ग्राउंड टिश्यू देखने के लिए नहीं मिलता है. हाँ, इतना जरूर कह सकता हूँ कि यहाँ पर एक स्क्लेरेन्काइमेटस हाइपोडर्मिस अवेलेबल है जिसमें कि कई सारे एक जैसे नजर आने वाले वेस्कुलर बंडल्स अवेलेबल हैं. बाहर की ओर जो वेस्कुलर बंडल्स अवेलेबल होते हैं उनकी साइज छोटी होती है, नंबर ज़्यादा होता है, और जो सेंटर में अवेलेबल है उनकी साइज बड़ी होती है पर नंबर कम होता है. चाहे वो छोटे हों या बड़े, एक वेस्कुलर बंडल को अगर मैग्नीफाई करके देखा जाए तो वहाँ पर ऊपर की ओर फ्लोएम अवेलेबल है जिसमें कि सिर्फ दो ही एलिमेंट होते हैं, कंपेनियन सेल्स और सीव ट्यूब. नीचे की ओर देखें तो हमें मेटाजाइलम जो कि दो बड़ी वेसल से रिप्रेजेंट होता हुआ नजर आता है, और ठीक नीचे की ओर हमें दो या एक नैरो वेसल जो कि प्रोटोजाइलम को रिप्रेजेंट करती है देखने के लिए मिलती है. अगेन यहाँ पर भी कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल है and dark है, but they are closed, and every vascular bundle is surrounded with a fibrous bundle sheath.
सो वी कैन से फाइब्रस वैस्कुलर बंडल भी यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डेवलपमेंट प्रोटोजाइलम के ठीक अपोजिट यहाँ पर अवेलेबल जो पेरेन्काइमा की सेल्स होती हैं वो डीजनरेट कर जाती हैं और एक वाटर कैविटी का फॉर्मेशन कर देती हैं। शुरुआत में फॉर्मेशन जो है वो सेल्स के सेपरेशन से होता है, बाद में सेल की डेथ होना शुरू हो जाती है। तो वी कैन से दीज काइंड ऑफ वाटर कैविटी, सेल का सेपरेशन हुआ और कैविटी बनी तो शाइजोजीनस, और अगर सेल की डेथ से हुआ तो बोलेंगे लाइसिजीनस। तो कंबाइनली पहले सेल का सेपरेशन फिर सेल की डेथ और वाटर कैविटी बनी, तो वी कैन से इट इज शाइजोलाइसिजीनस काइंड ऑफ वाटर कैविटी इज अवेलेबल। सो दे आर मोर और लेस डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। अगर हम यही बात रूट में ऑब्जर्व करें तो रूट में भी हमें प्रोमिनेंट डिफरेंसेस देखने के लिए मिल रहे होते हैं। यहाँ पर मेजर डिफरेंस जो है वो हमें इन द केस ऑफ वैस्कुलर बंडल ऑब्जर्व होता है। सबसे बाहर की ओर दोनों में ही एपिब्लेमा या फिर एपिडर्मिस अवेलेबल है, हैविंग यूनिसेलुलर काइंड ऑफ रूट हेयर। प्लीज नोटिस shoot hairs are multicellular, trichomes are multicellular, but root hair are unicellular kind of structures. अंदर की ओर एक कॉर्टेक्स अवेलेबल है दोनों में ही। यहाँ पर हाइपोडर्मिस अवेलेबल नहीं, चाहे वो डाइकॉट हो या फिर मोनोकॉट हो। ठीक इसके अंदर की ओर एंडोडर्मिस अवेलेबल है जो कि स्टार्च का स्टोरेज कर रही होती है, ये मोनोकॉट में भी है और ये डाइकॉट में भी अवेलेबल है। इन जस्ट एंडोडर्मिस के नीचे पेरिसाइकिल अवेलेबल होती है। इन द केस ऑफ डाइकॉट रूट जैसा कि हम लोग जानते हैं यहाँ पर भी हमें एक पेरिसाइकिल ऑब्जर्व हो रही होती है। पर कुछ सेल्स जो कि प्रोटोजाइलम के ठीक अपोजिट हैं यहाँ पर, इनमें किसी भी तरह का स्ट्रिप का डिपोजिशन हमें देखने के लिए नहीं मिल रहा होता है। These cells are known as path cells or passage cells and they are very well developed in the case of monocot root. अगर हम इन रूट को ऑब्जर्व करें तो हम पाते हैं कि इन द केस ऑफ डाइकॉट या मोनोकॉट दोनों में ही रेडियल वैस्कुलर बंडल्स ही अवेलेबल हैं, क्लोज वैस्कुलर बंडल ही अवेलेबल हैं, लेकिन ये 4 हैं तो टेट्रा कंडीशन है और यहाँ पर मोर देन दैट है तो वी कैन से पॉलीआर्क कंडीशन हमें, या मोर और लेस यहाँ पर 7 और 8 वैस्कुलर बंडल में इसकी रूट का टीएस लिया गया है, तो यहाँ पर हमें मोर देन दैट यानी कि पॉलीआर्क कंडीशन हमें इन द केस ऑफ मोनोकॉट रूट ऑब्जर्व होती है। इन द केस ऑफ डाइकॉट रूट पिथ काफ़ी नैरो है या कह लीजिए लेस डेवलप्ड है। इन द केस ऑफ मोनोकॉट रूट यहाँ पर पिथ वेल डेवलप्ड होती है। कॉर्टेक्स को देखा जाए यहाँ पर पिथ वेल डेवलप है तो कॉर्टेक्स नैरो मिलता है, यहाँ पर पिथ लेस डेवलप है तो हमें यहाँ पर कॉर्टेक्स ज़्यादा ऑब्जर्व हो रहा होता है। नाउ वी डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। इन एंजियोस्पर्म वी हैव 2 काइंड ऑफ लीफ, डाइकॉट एंड मोनोकॉट। अगर हम डाइकॉट की लीफ को ऑब्जर्व करें तो हमें उस लीफ में 2 अलग अलग इंटेंसिटी वाले 2 अलग अलग तरह के सरफेसेस देखने के लिए मिल रहे होते हैं। एक जो कि ज़्यादा ग्रीन किस्म का होता है, इट इज़ टुवर्ड द अपर साइड। अगर हम सेक्शन काट करके लीफ को ऑब्जर्व करें इन द फील्ड ऑफ माइक्रोस्कोप तो हम देखते हैं कि यहाँ पर 2 एपिडर्मिस है, अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस। सिमिलरली अगर हम एक मोनोकॉट लीफ को ऑब्जर्व करें सेक्शन काट करके जिसकी दोनों ही साइड एक जैसी होती हैं, वो आइसोबाइलेटरल या इक्विफेशियल लीफ होती है। सेक्शन काट के देखा जाए तो यहाँ पर भी अपर और लोअर एपिडर्मिस, एडेक्सियल और एबैक्सियल एपिडर्मिस एग्जिस्ट करती है। अगर ऑब्जर्व करें तो इन पर क्यूटिकल की प्रेजेंस है, लेकिन अगर हम स्टोमेटा की प्रेजेंस को देखें तो डाइकॉट लीफ के अंदर ये सिर्फ और सिर्फ एबैक्सियल एपिडर्मिस में अवेलेबल है, लेकिन अगर मोनोकॉट लीफ को ऑब्जर्व किया जाए तो ये स्टोमेटा दोनों ही एपिडर्मिस में प्रेजेंट होते हैं। अगर स्टोमेटा दोनों ही अपर और लोअर एपिडर्मिस में अवेलेबल है, देन सच काइंड ऑफ लीफ इज रेफर्ड एज एम्फीस्टोमेटिक लीफ, whereas these kind of dorsiventral leaf having stomata only in the lower epidermis is referred as hypostomatic leaf. हम अगर अंदर की ओर ऑब्जर्व करें तो हम पाते हैं कि जो लीफ का मीजोफिल है, इन द केस ऑफ डाइकॉट लीफ और डॉर्सिवेंट्रल लीफ, ये 2 तरह के टिश्यू से मिलकर के बना हुआ है, पेलिसेड मीजोफिल और साथ में यहाँ पर स्पॉन्जी मीजोफिल की प्रेजेंस होती है। पेलिसेड सेल्स एक दूसरे के साथ बहुत क्लोजली एसोसिएटेड हैं, इसलिए अगर अपर साइड से ऑब्जर्व किया जाए तो डॉर्सिवेंट्रल लीफ में ये साइड ज़्यादा गहरी हरी देखने के लिए मिलती है और लोअर साइड हमें
कंपैरेटिवली लेस ग्रीन ऑब्जर्व हो रही होती है, क्योंकि लोअर साइड में यहाँ पर स्पॉन्जी मेसोफिल अवेलेबल है, सेल्स दूर दूर हैं, तो वो इंटेंसिटी यहाँ पर नहीं बन पाती है। इन द केस ऑफ मोनोकॉट लीफ यहाँ पर इस तरह का डिस्टिंक्शन हमें देखने के लिए नहीं मिलता है। यहाँ पर तो मेसोफिल की सेल्स एक दूसरे के साथ टाइटली पैक्ड होती हैं, उनमें बहुत कम लेस इंटरसेलुलर स्पेसेस हमें ऑब्जर्व हो रहे होते हैं, जहाँ पर भी है मोर लेस हमें वो सबस्टोमेटल कैविटी में ही देखने के लिए मिल रहे होते हैं। इन द केस ऑफ वेस्कुलर बंडल अगर एनालाइज किया जाए, हम देखें तो ये मिडरिब का वेस्कुलर बंडल है, दिस इज मिडरिब। इसके वेस्कुलर बंडल को ऑब्जर्व किया जाए तो यहाँ पर वेस्कुलर बंडल बंडल शीथ से कवर्ड है, यहाँ पर भी वेस्कुलर बंडल बंडल शीथ से हमें कवर्ड देखने के लिए मिल रहे होते हैं। अगर हम इससे पहले के स्ट्रक्चर को देखें तो मोनोकॉट के स्टेम में हमें बंडल शीथ देखने के लिए मिली थी। इन द केस ऑफ डाइकॉट लीफ आप देखें तो बंडल शीथ पेरेन्काइमा की बनी हुई होती है और इसके ऊपर और नीचे की ओर मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए यूजुअली पेरेन्काइमा के और कभी कभार कोलेन्काइमा के पैचेस देखने के लिए मिलते हैं। अंदर की ओर कॉन्जॉइंट कोलेटरल वेस्कुलर बंडल्स अवेलेबल होते हैं, जिसमें कि जाइलम टुवर्ड लोअर एपिडर्मिस एंड फ्लोएम टुवर्ड अपर एपिडर्मिस ऑब्जर्व होता है। ऐसी ही स्ट्रक्चर हमें यहाँ पर मोनोकॉट में भी ऑब्जर्व हो रही होती है, लेकिन इन द केस ऑफ पैचेस प्रेजेंट ऑन द आइदर साइड ऑफ दिस वेस्कुलर बंडल, यहाँ पर स्क्लेरेन्काइमा के बने हुए पैचेस ऑब्जर्व होते हैं टू प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। एक चीज़ और जो कि मोनोकॉट लीफ में हमें देखने के लिए मिलती है वो है बुलीफॉर्म सेल्स। अगर हम ऑब्जर्व करें तो कुछ ग्रासेस के अंदर, सेमोफाइटिक ग्रासेस के अंदर, फॉर एग्जांपल पोआ, यहाँ पर बुलीफॉर्म सेल्स प्रेजेंट होती हैं। जब तक वाटर की अवेलेबिलिटी होगी ये टर्जिड होती हैं, लीफ ओपन, और जैसे ही वाटर की कमी आना शुरू होती है ये सेल्स फ्लैसिड हो जाएंगी और लीफ अपनी एक्सिस पर कर्ल कर जाती है। ये एक मैकेनिज्म है वाटर लॉस को कम कर देने का। आफ्टर प्राइमरी ग्रोथ और कैन से प्लांट के एलोंगेशन के बाद अगर हम ऑब्जर्व करें तो प्लांट की सर्कमफ्रेंस में, उसके गिर्द में इंक्रीज ऑब्जर्व होती है। Not in all plants. In the case of dicot and gymnosperms, we observe the growth in circumference or in the girth. यहाँ पर एपिकल मेरिस्टेम लगातार ग्रो कर रहा है पीछे की ओर परमानेंट टिश्यू बनाते हुए, लेकिन जब इसकी लेंथ बढ़ जाती है तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ को अचीव करने के लिए, ज़्यादा जाइलम फ्लोएम और प्रोड्यूस करने के लिए अब ये सेकेंडरी ग्रोथ करता है। इसके लिए लेटरल मेरिस्टेम इज रिस्पॉन्सिबल। कुछ मोनोकॉट्स में एनोमोलस या एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ हमें ऑब्जर्व होती है। हम प्लांट में, डाइकॉट प्लांट्स में सेकेंडरी ग्रोथ को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ये एक इवेंट की तरह है। फर्स्ट पार्ट विच इज़ एग्जिस्टिंग इनसाइड द स्टील। स्टील इज अ पार्ट ऑफ द स्टेम और सेक्शन विच इज़ इनसाइड द एनोडर्मिस। तो पेरिसाइकल अंदर जो कुछ भी अवेलेबल है, जाइलम फ्लोएम, ऑल दीज थिंग्स आर एक्चुअली नोन एज स्टील। तो वहाँ होने वाली सेकेंडरी ग्रोथ इज नोन एज स्टीलर सेकेंडरी ग्रोथ। और उसके बाहर इन द केस ऑफ कॉर्टेक्स वाले पार्ट में, जहाँ कॉर्क कैमियम की ग्रोथ की वजह से ग्रोथ हो रही होती है, स्टील के बाहर जो कुछ भी ग्रोथ हुई रेफर्ड एज एक्स्ट्रा स्टीलर सेकेंडरी ग्रोथ। इन द केस ऑफ स्टीलर सेकेंडरी ग्रोथ, सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम और सेकेंडरी पिथ रेस का फॉर्मेशन हो रहा होता है। लेकिन जब कॉर्क कैमियम से बाहर की ओर बार्क बनता है, या कह लीजिए जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है कॉर्क कैमियम की वजह से, तो वहाँ पर फाइलम और फाइलोडर्म का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम आगे अब समझेंगे ना। अगर हम एक सेक्शन ऑब्जर्व करें टिपिकल डाइकॉट स्टेम का, इट इज़ नॉट जस्ट पर्टिकुलर स्पीशी। बाहर की ओर वही एपिडर्मिस है, फिर हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स, एनोडर्मिस एंड देन दिस इज पेरिसाइकल। हम अगर ऑब्जर्व करें तो बाहर की ओर प्राइमरी फ्लोएम अवेलेबल है और अंदर की ओर प्राइमरी जाइलम लोकेटेड है। प्राइमरी फ्लोएम और जाइलम के बीच में इंट्रा फासिकुलर कैम्बियम प्रेजेंट होती है, जो कि एक प्राइमरी मेरिस्टेम है। और जब सेकेंडरी ग्रोथ की रिक्वायरमेंट आती है तो इन दोनों वेस्कुलर बंडल्स के बीच में जो सेल्स अवेलेबल हैं, जो कि पेरेन्काइमा की बनी होती हैं, मेलोरेज की सेल्स होती हैं, ये इंटरफेसिकुलर कैम्बियम का फॉर्मेशन कर देती हैं, जो कि एक सेकेंडरी मेरिस्टेम का एग्जांपल है, सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टेम का एग्जांपल है। दोनों ही मिलकर के एक रिंग का फॉर्मेशन कर देते हैं। बीइंग मोर स्पेसिफिक, क्योंकि ये एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, तो हम ऐसे एक सिलेंडर का फॉर्मेशन कर देते हैं विच इज़ रेफर्ड एज वेस्कुलर कैम्बियम, जो कि हम कह सकते हैं कि पार्टली प्राइमरी और पार्टली सेकेंडरी किस्म के मेरिस्टेम से मिलकर के बनी हुई होती है। बट लार्जली अगर हम देखें
मेनली हम देखें तो ये इंटरफेसिकुलर कैम्बियम की बनी हुई है, तो वी कैन से इट इज़ मोर और लेस मोस्टली सेकेंडरी काइंड ऑफ कैम्बियम। अगर हम यहाँ पर सेल्स को ऑब्जर्व करें इन द केस ऑफ चाहे वो इंट्राफेसिकुलर हो या इंटरफेसिकुलर हो, यहाँ पर दो तरह की सेल्स अवेलेबल है। फ्यूजिफॉर्म सेल्स जो कि इलोंगेटेड सेल्स होती हैं, आई टोल्ड यू अर्लियर, एकमात्र सेल हैं मेरिस्टेम की जो कि आइसोडायमेट्रिक नहीं है। दूसरी ओर यहाँ पर रे इनिशियल्स अवेलेबल हैं, दे आर आइसोडायमेट्रिक इन देयर शेप, हैविंग ए प्रोमिनेंट न्यूक्लियस इन बोथ ऑफ देम। फ्यूजिफॉर्म इनिशियल जाइलम और फ्लोएम के कंडक्टिंग एलिमेंट्स का फॉर्मेशन करती हैं और साथ में फाइबर का भी फॉर्मेशन कर रही होती हैं। रे इनिशियल रे पैरेन्काइमा के फॉर्मेशन से कंसर्न है, अंदर की ओर जाइलम में और बाहर की ओर फ्लोएम के अंदर ये पैरेन्काइमा का फॉर्मेशन करती है। तो इन द ड्यू कोर्स ऑफ डेवलपमेंट ये कैम्बियम डिवाइड करेगी और अंदर की ओर जाइलम का फॉर्मेशन करेगी, डेफिनेटली ये सेकेंडरी किस्म का जाइलम होगा, और बाहर की ओर ये फ्लोएम का फॉर्मेशन करेगी, डेफिनेटली ये एक सेकेंडरी किस्म का फ्लोएम होता है। अगर हम सेकेंडरी ग्रोथ को ऑब्जर्व करें तो पहले हमें सीज़न को समझना होगा। हम बात कर रहे हैं टेम्परेट जोन्स की, टेम्परेट क्लाइमेट्स की, जहाँ पर कि हमें 4 मौसम देखने के लिए मिलते हैं। स्प्रिंग, समर जहाँ की फेवरेबल टेम्परेचर है, ऑटम, विंटर जहाँ पर एक अनफेवरेबल एनवायरनमेंट है। ये फेवरेबल अनफेवरेबल न सिर्फ बाहर की ओर बल्कि अंदर भी है। इन द ड्यू कोर्स ऑफ डेवलपमेंट जब स्प्रिंग का मौसम आता है तो नए नए शूट्स डेवलप होते हैं, नई लीफ आती हैं और ग्रोथ हार्मोन्स, ऑक्सीजन वगैरह का अमाउंट ज़्यादा होगा, बेहतरीन ग्रोथ होती है। ऑटम में लीफ फॉल है तो एब्सिसिक एसिड, एथायरिन का अमाउंट ज़्यादा है, तो इसका इम्पैक्ट यहाँ पर अवेलेबल वेस्कुलर कैम्बियम पर पड़ता है। बात को समझने के लिए हमने एक स्मॉल से पार्ट को यहाँ पर लिया है। ये सारी बातें जब समझेंगे एक स्मॉल से कंपोनेंट के लिए सभी पर एप्लीकेबल होंगी ना। ठीक है, वेस्कुलर बंडल जो कि हमने भी देखा था कुछ देर पहले, बाहर की ओर यहाँ पर फ्लोएम का फॉर्मेशन होता है, अंदर की ओर जाइलम का फॉर्मेशन हो रहा होता है। इन द सीजन ऑफ स्प्रिंग, फर्स्ट ईयर ऑफ ग्रोथ की हम बात करें, इन द स्प्रिंग सीजन बाहर की ओर फ्लोएम, अंदर की ओर जाइलम बन रहा है, तेजी से होने वाला डिवीजन है, तो बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ वुड मीन द सेकेंडरी जाइलम, अंदर की ओर जाइलम का फॉर्मेशन, बाहर की ओर फ्लोएम फॉर्म हो रहा होता है। ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम कह लीजिए या हार्मोनल इन्फ्लुएंस की वजह से हम कह सकते हैं कि जाइलम का अमाउंट फ्लोएम के अमाउंट से लगभग 8 से 10 गुना तक ज़्यादा हमें ऑब्जर्व हो रहा होता है। इस ग्रोथ की वजह से प्राइमरी फ्लोएम बाहर की ओर पुश कर दिया गया और प्राइमरी जाइलम अंदर की ओर पुश किया जा रहा होता है। ग्रोथ गोज ऑन एंड ऑन, पर जैसे ही ऑटम का सीज़न अप्रोच करता है, ऑटम के सीज़न के अंदर यहाँ पर अब लीफ फॉल होने लगा है, हार्मोन जो हैं ऑक्सीजन वगैरह उनका अमाउंट कम, एथायरिन एबीए की एक्टिविटी ज़्यादा, उस वक्त यहाँ पर जो कैम्बियम का डिवीजन है वो धीमा हो जाता है और यहाँ पर हमें एक डेंस डार्क कलर की नैरो वेसल्स लिए हुए वुड मिलती है, या सेकेंडरी जाइलम जो बनता है वो नैरो वेसल्स लिए हुए बनता है। इट इज रेफर्ड एज ऑटम वुड। स्प्रिंग वुड एंड ऑटम वुड कलेक्टिवली फॉर्म्स ए एनुअल रिंग। एक्चुअली सेकेंड ईयर वापस से ग्रोथ होने वाली है, वापस से ग्रोथ होगी सेकेंड ईयर बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जाइलम इनसाइड। ये जो कैम्बियम है, फ्लोएम है, बाहर की ओर लगातार पुश किए जा रहे हैं। इन द ड्यू कोर्स ऑफ डेवलपमेंट अब आफ्टर ऑटम वापस से स्प्रिंग का मौसम आएगा तो ये कैम्बियम अंदर की ओर वापस से अब जाइलम का फॉर्मेशन करेगी, बाहर की ओर फ्लोएम। स्प्रिंग के अंदर ब्रॉड वेसल्स तो स्प्रिंग वुड बनेगी। अगेन ऑटम आएगा सेकेंड ईयर के अंदर तो ये ऑटम वुड यहाँ पर बनेगी। ये रही एक एनुअल रिंग फर्स्ट ईयर की और ये रही दूसरी ईयर की एनुअल रिंग। तो हम बड़े आराम से इन्हें काउंट करके प्लांट की एज भी काउंट कर सकते हैं। दिस साइंस इज रेफर्ड एज डेंड्रोक्रोनोलॉजी। तो ये सब कुछ जो हमने एक स्मॉल से कंपोनेंट पार्ट के अंदर पढ़ा है, सर्कल में हुआ इवेंट होगा और इवेंचुअली हमें कुछ इस तरह का देखने के लिए मिलता है। हमने एक स्मॉल से कंपोनेंट में बात को समझा था, 2 एनुअल रिंग्स यहाँ पर बन चुकी हैं, बाहर की ओर फ्लोएम भी बन चुका है और प्राइमरी फ्लोएम बाहर की ओर क्रश कर दिया गया। जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है सबसे पहले डेड होने वाला या डीएक्टिवेट होने वाला टिश्यू कोई है तो वह है प्राइमरी फ्लोएम, सबसे पहले खत्म होता है।
अंदर की ओर जाइलम को पुश किया जाता है। हम जाइलम के लिए ख़त्म होने वाली बात नहीं कर सकते, मेनली डेड किस्म का टिश्यू है, डीएक्टिवेशन की बात की जाएगी। लगातार होने वाली सेकेंडरी ग्रोथ की वजह से अंदर की जो सेल्स होती हैं, जो सेंटर में जो प्राइमरी जाइलम की जो सेल्स होती हैं, उनके आसपास जो वेसल्स अवेलेबल हैं, उनके आसपास की जो पेरेन्काइमा की सेल्स हैं, इस प्रेशर की वजह से पेरेन्काइमा की सेल्स इन वेसल्स के अंदर इस तरीके से टैलोसस का फॉर्मेशन कर देती हैं। टैनिन, रेजिन वगैरह का डिपोजिशन हो जाएगा और सेंटर डार्क जोन हमें देखने के लिए मिलता है। तो एक ओल्ड स्टेम का सेक्शन काट करके देखें तो बीच में डार्क कलर का होता है, पेरिफेरल जो है हमें लाइट कलर का देखने के लिए मिलता है। जो सेंटर में अवेलेबल है डार्क कलर का, इट इज़ रेफर्ड एज ड्यूरामेन, ड्यूरेबल वुड है, कमर्शियली काफ़ी इंपॉर्टेंट किस्म की वुड होती है। और बाहर की ओर जो लाइट कलर का पार्ट है, इट इज़ नोन एज सैपवुड। ध्यान रखें यहाँ पर दो बातें, स्प्रिंग वुड भी लाइट कलर की है एज कंपेयर टू ऑटम वुड, लेकिन एक टीएस काट करके देखें आफ्टर द सेकेंडरी ग्रोथ, सेंटर में जो हर्ट वुड है वो डार्क कलर की होती है और सैप वुड जो होती है वो लाइट कलर की होती है। क्वाइट प्रोमिनेंट सी बात है कि टैलोसस का फॉर्मेशन हो गया है, जो सेंटर में हर्ट वुड है वो नॉन फंक्शनल होती है और जो बाहर की ओर सैप वुड है वो फंक्शनल किस्म की होती है। जब सेकेंडरी ग्रोथ अंदर की ओर हो गई है तो उसका इम्पैक्ट हमें बाहर एपिडर्मिस पर भी देखने के लिए मिलता है। हमने अभी स्टीलर रीजन में होने वाली सेकेंडरी ग्रोथ को ऑब्जर्व किया है। ड्यूरिंग स्प्रिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ टिश्यू का फॉर्मेशन अंदर की ओर होता है, ऑटम में भी टिश्यू बनता है पर अमाउंट में कम। अंदर की ओर बनने वाले इस टिश्यू की वजह से एपिडर्मिस पर एक प्रेशर एग्जर्ट होता है और ये एपिडर्मिस जो है वो टूटने लगती है। इस डैमेज को रिपेयर करने के लिए एपिडर्मिस के ठीक अंदर की ओर अवेलेबल जो हाइपोडर्मिस है, ये जो एक कोलनकाइमेटस होती है, अपने आप को एक मेरिस्टेम में कन्वर्ट कर लेती है या कह लीजिए कॉर्क कैम्बियम बनाती है, ऑल्सो रेफर्ड एज फैलोजन। नाउ कॉर्क कैम्बियम विल डिवाइड और बाहर की ओर ये फैलम या कॉर्क का फॉर्मेशन करता है। ये सेल्स शुरुआत में पेरेन्काइमा जैसे ही बनती है लेकिन बाद में सुबराइज्ड हो जाती हैं। कुछ एरियाज़ में जहाँ पर कि ये सुबराइज्ड सेल्स नहीं बनी हैं, ये एरिया लेंटिसल्स का फॉर्मेशन कर रहे होते हैं जो कि गैशियस एक्सचेंज की साइट्स बनेंगे। ना यहाँ पर अवेलेबल जो कॉर्क कैम्बियम है ये अंदर की ओर भी डिवाइड करती है और यहाँ पर फैलोडर्म या फिर सेकेंडरी कॉर्टेक्स का फॉर्मेशन कर देती है। सो कॉर्क कैम्बियम के बाहर की ओर फैलम या कॉर्क है और अंदर की ओर फैलोडर्म अवेलेबल है एंड कलेक्टिवली दे आर रेफर्ड एज पेरिडर्म। इन द ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ बार्क अगर हम देखें तो जो कुछ भी कॉर्क कैम्बियम के बाहर अवेलेबल है इट इज़ रेफर्ड एज बार्क, लेकिन न्यू कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो कुछ भी वेस्कुलर कैम्बियम के बाहर अवेलेबल है इट इज़ रेफर्ड एज बार्क। सो इन द गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट व्हेन वी रिमूव बार्क वी आर रिमूविंग primary, secondary phloem also. In the due course of development secondary growth होती ही रहेगी, लेकिन हर साल वेस्कुलर कैम्बियम तो बन जाने के बाद परमानेंट रहती है, लेकिन जो कॉर्क कैम्बियम बनती है वो हर साल नहीं बनती है। फर्स्ट ईयर ग्रोथ जब हो जाएगी अंदर की ओर तो उसके ठीक बाद में यहाँ पर तो स्प्रिंग के सीज़न में तो वेस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी हाई होती है, लेकिन ऑटम के सीज़न में यहाँ पर कॉर्क कैम्बियम की एक्टिविटी ज़्यादा हमें ऑब्जर्व होती है। लेकिन एक बार बन जाने के बाद नेक्स्ट ईयर जब रिक्वायरमेंट आएगी तो नई कॉर्क कैम्बियम का फॉर्मेशन होता है। तो हम देखते हैं कि नई कॉर्क कैम्बियम यहाँ पर अवेलेबल इस फैलोडर्म से या सेकेंडरी कॉर्टेक्स से हर साल बनेगी। तो बाहर की ओर अब यहाँ पर हम देखें तो फैलम के साथ साथ ओल्ड डेड कॉर्क कैम्बियम भी अवेलेबल है और अंदर की ओर अवेलेबल जो सेकेंडरी कॉर्टेक्स की सेल्स हैं उन्होंने एक न्यू कॉर्क कैम्बियम का फॉर्मेशन कर दिया होता है। हमने कहा कि वो एरियाज जहाँ पर कि वो सेल्स जिनमें कि सुबरन का डिपोजिशन हो चुका होता है, फॉर्मेशन नहीं होता है, दिस एरियाज आर रेफर्ड एज लेंटिसल्स। इनके थ्रू गैशियस एक्सचेंज होता रहता है ताकि कॉर्क कैम्बियम के सेल्स को गैशियस की सप्लाई होती रहे, O2 मिलती रहे। यहाँ पर डैमेज हो चुका है, दिस एरिया ओपन एरिया है, यहाँ से एक्सचेंज होगा। यहाँ पर जो सेल्स भरी हुई हैं जिन्होंने कम्प्लीमेंट्री सेल्स, ये पेरेन्काइमेटस इन नेचर होती हैं और थिन वॉल्ड होती हैं। और अगर हम ऑब्जर्व करें
तो यहाँ पर ये कॉर्क कैम्बियम मेंशन्ड है, लेबलिंग को ध्यान से ऑब्जर्व कीजिएगा। अंदर की ओर यहाँ पर सेकेंडरी कॉर्टेक्स बन रहा होता है। स्ट्रक्चर ऑफ लेंटिसेस, दीज लेंटिसेस आर ऑब्जर्व्ड आफ्टर सेकेंडरी ग्रोथ ऑन स्टेम, वेरी फ्यू ऑन रूट। चलिए बात करते हैं डाइकॉट रूट में होने वाली सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में। अगर हम एक्स्ट्रा सेलुलर सेकेंडरी ग्रोथ की बात करें तो डाइकॉट रूट हो या डाइकॉट स्टेम हो, एक जैसा ही होने वाला इवेंट होता है। चलिए शुरुआत करते हैं सीलर रीजन के बारे में। देखते हैं अगर डाइकॉट रूट को ऑब्जर्व किया जाए तो यहाँ पर रेडियल किस्म के वैस्कुलर बंडल होते हैं। ये रहा यहाँ पर जाइलम, प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम, और ये रहा यहाँ पर अवेलेबल फ्लोएम। इनके बीच में यहाँ पर कंजंक्टिव टिश्यू अवेलेबल है, और कंजंक्टिव टिश्यू की सेल्स जो होती हैं, दी सेल्स, ये सेल्स अपने आप को कैम्बियम में कन्वर्ट कर लेती हैं। तो रेडियल वैस्कुलर बंडल हैं, क्लोज्ड हैं, बट सेकेंडरी ग्रोथ के वक्त यहाँ पर आग के फॉर्म में कंजंक्टिव टिश्यू से ही कैम्बियम का फॉर्मेशन हो रहा होता है। लेकिन अगर हम प्रोटोजाइलम के ठीक अपोजिट ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर इस एरिया में तो पेरिसाइकिल की अवेलेबिलिटी है। कंजंक्टिव टिश्यू से आर्क लाइक ये मेरिस्टेमेटिक स्ट्रक्चर तो बन जाती है, लेकिन इसे कंप्लीट होने के लिए अब प्रोटोजाइलम के अपोजिट जो पेरिसाइकिल है उसे भी मेरिस्टेमेटिक करना पड़ेगा। और जब ऐसा हो जाता है तो एक वेव लाइक यहाँ पर वैस्कुलर कैम्बियम का फॉर्मेशन होता है। प्लीज़ रिकॉल, हमने जब बात की थी डाइकॉट स्टेम की तो हमने कहा कि मेनली जो वहाँ पर अवेलेबल वैस्कुलर कैम्बियम है वो इंटरवैस्कुलर कैम्बियम से मिलकर के बनी है, मेनली इट इज सेकेंडरी। लेकिन यहाँ पर तो इट इज एंटायरली सेकेंडरी, कोई भी प्राइमरी लेटरल मेरिस्टेम यहाँ पर इन्वॉल्व है ही नहीं ना। शुरुआत में वेव लाइक होती है और डिवाइड करती है अंदर की ओर, बट ऑब्वियस है ये भी जाइलम बनाएगी, बाहर की ओर फ्लोएम का फॉर्मेशन कर रही होती है। हमने ऑब्जर्व किया कि शुरुआत में जो वैस्कुलर कैम्बियम बनती है डाइकॉट रूट के अंदर वो वेव लाइक होती है, पर अंदर की ओर बनने वाले टिश्यू की वजह से और बाहर अवेलेबल सॉइल की वजह से लेटर स्टेज में यही वैस्कुलर कैम्बियम अपने आप को सर्कुलर कर लेती है। लगातार अंदर की ओर जाइलम बनता रहेगा, बाहर की ओर फ्लोएम बनता रहता है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि वैस्कुलर कैम्बियम में दो तरह की सेल्स हैं, चाहे वो स्टेम हो या रूट, दो तरह की सेल्स होती हैं, फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स और रे इनिशियल्स। तो यहाँ पर फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स कंडक्टिंग एलिमेंट फाइबर को प्रोड्यूस कर रही होती हैं, लेकिन जो रे इनिशियल्स होती हैं वो पिथ रेस का या रेस का फॉर्मेशन कर रही होती हैं। ये एक बात नोटिसेबल है कि जो सेल्स प्रोटोजाइलम की ठीक अपोजिट थी पेरिसाइकिल की, ये जो पिथ रेस बनाती हैं इट इज़ रेफर्ड एज प्राइमरी पिथ रेस, और जो यहाँ पर कंजंक्टिव टिश्यू से बना हुआ पार्ट था वहाँ पर अवेलेबल जो रे इनिशियल से बनने वाली रेज हैं, पिथ रेज हैं, दे आर रेफर्ड एज सेकेंडरी पिथ रेज। ये पेरिसाइकिल वाला कंपोनेंट स्टेम में तो नहीं था, दैट्स व्हाई वी कैन से कि स्टेम के अंदर ओनली सेकेंडरी पिथ रेज ही बनती हैं। प्राइमरी पिथ रेज डाइकॉट रूट का फीचर है। अंदर की ओर जाइलम, बाहर की ओर फ्लोएम बनता ही रहेगा, और आने वाले टाइम में यहाँ पर हमें रिंग्स मिलनी चाहिए, पर ऐसा पॉसिबल नहीं। रूट सॉइल में है और एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट इतना प्रोमिनेंट नहीं है, इसलिए यहाँ पर वेल डेवलप्ड एनुअल रिंग्स हमें ऑब्जर्व नहीं होती हैं। ठीक जिस तरीके से हम लोगों ने स्टेम के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ को ऑब्जर्व किया था एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन में, ठीक वैसा ही यहाँ पर भी इवेंट होता है। लेकिन यहाँ पर कॉर्क कैम्बियम का फॉर्मेशन पेरिसाइकिल के बचे हुए पार्ट से हो रहा होता है। तो याद रखें, इन द केस ऑफ डाइकॉट स्टेम जो कॉर्क कैम्बियम बनती है वो हाइपोडर्मिस से बनती है, लेकिन इन डाइकॉट रूट जो कॉर्क कैम्बियम बनती है वो पेरिसाइकिल के कंपोनेंट से बनती है। अगेन वो डिवाइड करेगी कॉर्क कैम्बियम, और बाहर की ओर यहाँ पर ये रही कॉर्क कैम्बियम, बाहर की ओर फैलम प्रोड्यूस करती है, और अंदर की ओर ये सेकेंडरी कॉर्टेक्स का फॉर्मेशन कर रही होती है, और इस तरीके से सेकेंडरी ग्रोथ होती है। डेंड्रोक्रोनोलॉजी के लिए हम लोग स्टेम को काम में लेंगे, डाइकॉट स्टेम को काम में लेते हैं, रूट को काम में नहीं लेते। थैंक यू वेरी मच।